यशोदा टॉन्ट मारते हुए बोली, हाँ हाँ, पता है तुम तो कुछ करती नहीं हो, बस तुम्हारी ये कैंची जैसी जुबान ही काफी है। तृप्ति अपनी माँ की बातों से चिढ़ते हुए बोली, माँ, आप अपनी बेटी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हैं? यशोदा कुछ कह पाती तभी बाहर से आवाज आई, कौन हमारी बेटी के बारे में कुछ कह रहा है? अपने पापा की आवाज सुनकर तृप्ति के आंखों में चमक आ गई और वह भागते हुए दरवाजे के पास गई और अपने पापा के गले जा लगी। विक्रम ने प्यार से अपनी बेटी का सिर सहलाया और फिर तृप्ति के साथ चारपाई पर आकर बैठ गया। तृप्ति अपने पिता से अपनी माँ की शिकायत करते हुए बोली, पापा देखिए ना, माँ हमें जब देखो सुनाती रहती हैं। आपको भी पता है ना, हम कभी भी जानबूझकर किसी से लड़ाई नहीं करते हैं। विक्रम तृप्ति के हाँ में हाँ भरते हुए बोला, हमारी राजकुमारी कभी भी बेवजह कुछ नहीं करती। यशोदा अपने पति के सामने पानी का ग्लास देते हुए बोली, आपने ही इसे बिगाड़ रखा है। हम आपको पहले ही कह देते हैं, अगर इस बार इस लड़की ने कुछ करामात की तो आप इसे बचाने के लिए बीच में नहीं आएंगे। विक्रम अपनी पत्नी को समझाते हुए बोले, अरे भाग्यवान, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये अभी बच्ची है तो आप इसे ज्यादा डांटा ना कीजिए। विक्रम का इतना कहना ही था कि तभी उसके घर के बाहर लोगों का शोर सुनाई देने लगा, जिसे सुनते ही यशोदा तृप्ति की ओर देखकर उसे घूरने लगी। तृप्ति को भी मन ही मन डर लग रहा था कि कहीं आदिल और रोहन ने तो उसकी शिकायत गांव वालों से नहीं कर दी। अगर ऐसा हुआ तो इस बार उसकी माँ उसे नहीं छोड़ने वाली। तृप्ति मन ही मन बोली, हे भोलेनाथ, प्लीज आज मुझे मेरी माँ से बचा लेना। मैं कल ही सुबह 1 लीटर दूध चढ़ाऊंगी। तभी बाहर से आने वाली आवाजें बढ़ने लगीं। तृप्ति डरते हुए बोली, 2 लीटर। यशोदा गुस्से से कुछ कहने ही वाली थी कि विक्रम बोले, पहले बाहर चलकर देख लेते हैं। इतना बोलकर वह बिना यशोदा की बात सुने बाहर आ गए और तृप्ति भी भागकर अपने पापा के पीछे जाने लगी। उसे पता था कि अगर वह रुकी तो उसकी माँ फिर से उसे सुनाने लगेगी। यशोदा भी तृप्ति को घूरते घूरते बाहर आ गई। विक्रम सभी को शांत कराते हुए बोला, देखिए आप सभी शांत हो जाइए और कोई एक मुझे बताइए आखिर बात क्या है। शौर्य आगे आया, जो दिखने में विक्रम के ही उम्र का था, और वह रोते हुए हाथ जोड़कर बोला, सरपंच जी, मेरी बेटी श्रेया को वो लोग उठा कर ले गए। ये सुनकर विक्रम, तृप्ति और यशोदा तीनों ही हैरान हो गए। तृप्ति आगे आई और उनके हाथ पर हाथ रखते हुए बोली, काका आप रोए मत, ये बताइए आखिर कौन श्रेया को उठा कर ले गया। श्रेया तृप्ति की खास दोस्त में से एक थी। शौर्य जवाब देते हुए बोला, बेटा और किस में इतनी हिम्मत है जो किसी लड़की को सरेआम उठा कर ले जाता है। एक वही तो है रुद्रवीर, जिसे आज तक कोई हरा नहीं पाया है। शौर्य की बात सुनकर तृप्ति की आंखों में गुस्सा उतर आया और वह गुस्से से बोली, हम सभी को मिलकर उस रुद्रवीर को सबक सिखाना ही होगा। तभी तृप्ति के पापा तृप्ति को बीच में रोकते हुए सख्त आवाज में बोले, तृप्ति आप अभी छोटी है, आप इन सभी मामलों में नहीं पड़े तो बेहतर होगा, जाइए अंदर अभी। तृप्ति अपने पापा की बात को काटते हुए बोली, पर पापा अब मैं बच्ची नहीं हूँ। शौर्य तृप्ति को समझाते हुए बोले, तृप्ति बेटा, आपके पापा सही कह रहे हैं, आपको इन सब में नहीं पड़ना चाहिए। तृप्ति कुछ पाती उसे पहले उसकी नजर उसके पापा के नजरों से जा मिली, जो गुस्से से तृप्ति को ही घूर रहे थे। पापा को गुस्से में देख तृप्ति सहर उठी और वह जल्दी से अंदर चली गई, लेकिन वह जल्दी से दरवाजे के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगी। विक्रम शौर्य की ओर देखते हुए बोला, शौर्य
मैं आपके दर्द को समझ सकता हूँ। आखिर मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, लेकिन आपको भी पता है कि रुद्रवीर का सामना करने के लिए हम लोग अभी इतने शक्तिशाली नहीं हैं। लेकिन फिर भी आप अगर चाहते हो कि हम वहां पर जाकर उसे लड़ाई करें तो मैं आपके साथ हूँ। शौर्य रोते हुए और हताशा के साथ बोला, सरपंच जी, अपने इतना बोला वो ही काफी है, लेकिन मैं आप सब गांव वालों की जान जोखिम में नहीं डाल सकता हूं। गुस्से के साथ, लेकिन ये पक्का है उसका अंत जरूर आएगा। विक्रम भी हामी भरते हुए बोला, हाँ जरूर। क्या पता परसों होने वाली प्रतियोगिता में हमें कोई अच्छा योद्धा मिल जाए जो कि हमें रुद्रवीर से लड़ने में मदद करे। प्रतियोगिता का सुनकर सभी के चेहरे पर आशा की एक किरण दिखने लगी। दूसरी ओर तृप्ति गुस्से से बोली, ये सब ऐसे ही हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं। मुझे ही कुछ करना होगा ताकि मैं अपनी दोस्त को बचा पाऊं। इतना बोलकर तृप्ति अपने घर के पिछले दरवाजे से घर से बाहर की ओर निकल गई। मेहरगढ़ रुद्रवीर का इलाका है, जहां पर वह रहकर वह अपने आस पास की सियासत पर राज करता है। कृष्ण गांव भी रुद्रवीर की सियासत में से एक हैं। मेहरगढ़ के बीचों बीच एक आलीशान महल बना हुआ है, जो कि पूरा सोने के पत्थरों से बनाया गया है। सोने के पत्थरों पर सुंदर और बारीक नक्काशी की हुई है, जो उनकी सुंदरता को और भी ज्यादा निखरती है। आलीशान कमरे में सिंहासन पर एक आदमी बैठा हुआ है। उसके ऊपरी बदन पर कोई भी कपड़ा पहना हुआ नहीं है, जिसे उसकी सुडौल और मस्कुलर बॉडी आराम से दिखाई दे रही हैं। उसके चेहरे पर एक अलग ही नूर छाया हुआ है। दो लड़कियां उसके दोनों हाथों पर अपने कोमल हाथों से मसाज कर रही हैं, तो वही दूसरी लड़की उसकी गोद में बैठी हुई उसे अपने हाथों से प्यार से उसे अंगूर खिला रही है। ये और कोई नहीं रुद्रवीर है। तभी कमरे का दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। रुद्रवीर अपनी भरी आवाज में बोला, अंदर आ जाओ। कलिया, जो कि रुद्रवीर का सबसे खास आदमी है, वह अंदर आया। कलिया ने सर झुकाकर रुद्रवीर को सलाम किया और सर नीचे झुकाए ही बोला, महाराज, बलि के लिए लड़की को लेकर आ गए हैं। रुद्रवीर मुस्कुराते हुए बोला, लड़की सुंदर तो है ना, वरना बलि देने में मजा नहीं आएगा। कलिया जवाब देते हुए बोला, हाँ महाराज, लड़की सुंदर है और कृष्ण गांव से है। रुद्रवीर मुस्कुराते हुए फिर से बोला, तो उसे हमारे पास लेकर आओ, हम भी तो उसकी सुंदरता का दीदार कर ले। कलिया जवाब देते हुए बोला, जी महाराज। कलिया जवाब देकर वहीं खड़ा रहा। उसको वहां से ना जाता देख रुद्रवीर सवाल करते हुए बोला, क्या कुछ और बात है? कलिया जवाब देते हुए बोला, हाँ। रुद्रवीर बोला, तो फिर बोलो, ऐसे जोकर की तरह खड़े क्यों हो? कलिया जल्दी से बोला, महाराज, परसों कृष्ण गांव में प्रतियोगिता है, जिसमें वह एक योद्धा की तलाश में हैं, जिसके साथ मिलकर वह आपसे बगावत करना चाहते हैं। ये सुनकर रुद्रवीर के चेहरे के एक्सप्रेशन तुरंत ही बदल गए और वह अपनी जगह से खड़ा हुआ। रुद्रवीर के चेहरे पर गुस्सा देख वहां खड़ी तीनों लड़कियां और कलिया थर थर कांपने लगी। क्या तृप्ति रुद्रवीर से लड़ने पहुंच जाएगी? तृप्ति के घर पर ना होने पर उसके घर वालों का क्या होगा? रुद्रवीर आगे क्या करेगा? क्या वह कृष्ण गांव को तबाह कर देगा इस गलती के लिए? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ इस कहानी में। कहानी पसंद आए तो जरूर लाइक करें और कमेंट भी।